लिखा हुआ है फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस as 31st December 15 pertain to Moon Trading who deals in office machines. सबसे पहले इंपोर्टेड बात कि उसका बिजनेस किस चीज का है, ऑफिस मशीन का, रुपीज इन मिलियन। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट एट कॉस्ट 150 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। यहां पर देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ कोई डेट नहीं बताई, ठीक है, और ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है समराइज ट्रायल बैलेंस। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समराइज ट्रायल बैलेंस लिखा हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ तीन तरह के वाकये हो सकते हैं। एक, अक्यूमुलेटेड जैसे गिवन है, इसके साथ कोई डेट नहीं लिखी हुई। अगर समराइज ट्रायल बैलेंस है, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये डेट यहां पर होगी क्लोजिंग डेट। इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड हो चुकी है, जिधर जिधर जानी है वो जा चुकी है। अगर लफ्ज समराइज ट्रायल बैलेंस होगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ कोई डेट ना लिखी हो या क्लोजिंग डेट लिखी हो, और जब भी क्लोजिंग डेट लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन फाइंड हो चुकी है, एक्सपेंस के अंदर भी किसी एक्सपेंस के अंदर ऐड हो चुकी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर भी ऐड हो चुकी है। अगर यहां पर डेट होती 1/1/15 तो फिर इस साल की अभी डेप्रिसिएशन नहीं ली। अब ये बात आपने याद रखनी है। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ ओपनिंग डेट गिवन हो तो मतलब अभी डेप्रिसिएशन नहीं ली, क्लोजिंग डेट गिवन हो इसका मतलब अभी डेप्रिसिएशन लेनी है। ओके, अब ये क्लोजिंग डेट लिखी हुई है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। अब डेट तो लिखी नहीं हुई, समराइज ट्रायल बैलेंस में अगर डेट ना लिखी हो तो क्लोजिंग डेट होती है, ठीक है, मतलब ईयर एंड की डेट होती है। ऐसे से तो माइनस होती है ना, क्योंकि अलग ही वन है, एसिड में से तो माइनस नहीं हो चुकी। अगर एसिड में से माइनस हो चुकी होती तो 105 लिखा होता। आगे लिखा हुआ है ट्रेड डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ब्रॉडन इन्वेंट्री बता दिया, प्रीपेमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस इकट्ठा बता दिया, कैपिटल, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल, सेल्स रेवेन्यू, परचेजेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, ये दोनों ही फाइनेंस कॉस्ट होती है। अदर इनकम और टोटल लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड अंडर द FIFO मेथड, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू रुपीज 530 मिलियन। कहता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 530 मिलियन। आगे लिखता है ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग करते वक्त इट वाज नोटेड दैट, कहता है ये जो 530 मिलियन स्टॉक काउंट किया है ना, तो आपको कुछ बातों का पता चला। ये विजिबल है, ये थोड़ा और जूम कर दो। ठीक होगी बात। अब आपका बिजनेस किस चीज का है, ऑफिस मशीन का। कहते हैं a photocopy machine appearing in inventory is being used in the office। एक अब यानी a photocopy machine appearing in inventory, क्या 530 के अंदर वो कह रहा है यूज इन द ऑफिस, वो तो ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है। जो चीज इस्तेमाल होती है वो इन्वेंट्री नहीं होती, क्योंकि इन्वेंट्री तो बेचने के लिए होती है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना ही स्टॉक अपने इस्तेमाल करना लग जाए, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन वो इन्वेंट्री से निकाल दिया जाता है, फिर वो किस में लिख दिया जाता है पीपीई के अंदर, नॉन करंट एसेट के अंदर। कहता है हुआ ये a photocopy machine appearing in the inventory is being used in the office since the cost of this machine is 0.78 मिलियन। अब जाग रहे हो ना सारे, मैंने आपको कहा है कि अगर आपने एंजॉय करना ना ये टॉपिक तो तसल्ली से सीखते हैं। अब उसने कहा है कि एक इन्वेंट्री के अंदर 0.78 अमाउंट मिलियन की मशीन है जो कि ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है, तो जो इस्तेमाल होती है चीज वो इन्वेंट्री नहीं, नॉन करंट एसेट होता है। लेकिन वो कहता है अपीयरिंग इन इन्वेंट्री, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, इन्वेंट्री में से माइनस और नॉन करंट एसेट के अंदर ऑफिस मशीन के नाम से, ऑफिस मशीन डेबिट, परचेजेस क्रेडिट,
ऑफिस मशीन डेबिट, परचेजेज क्रेडिट। अब इसकी दो चीजें होती हैं, मैं अभी आपको बता भी देता हूं, एंट्री के साथ चलते हैं। एक आपने एंट्री पास कर दी, जो जर्नल एंट्री यही पास होती है ना, ऑफिस मशीन डेबिट हो जानी थी और परचेज कितनी अमाउंट से। अब क्या इसकी भी डेप्रिसिएशन ले चुके थे वो, क्योंकि ये तो नॉन करंट एसेट की लिस्ट में ही नहीं था। उन्होंने किस किस को डेप्रिशिएट किया होगा, जो नॉन करंट एसेट में था, ये तो इन्वेंट्री के अंदर था। इसका मतलब है इसकी डेप्रिसिएशन भी लेनी है, पूरे साल की या कुछ महीनों की, कुछ महीनों की। 1 अक्टूबर को ये आपका वो बन गया, तो क्या एंट्री पास होगी, 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी लेंगे। 0.78 मल्टीप्लाइड बाय रेट बताया होगा नीचे कहीं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20%, तो मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो बताया मेरे भाई कितना आंसर आया। 0.0375। इसकी एक एंट्री पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, किस अमाउंट से, 0.0375। अब ये आपकी जो एंट्रीज है ना, ये दिमाग में है, आपने पेपर में डायरेक्ट कर लेना। 0.78 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 0.039। ठीक है, अब इसकी इफेक्ट देख लेंगे। ऑफिस मशीन में ऐड हो जाएगा जाके, मतलब नॉन करंट एसेट में चला जाएगा, फिक्स्ड एसेट की लिस्ट में ऐड हो जाएगा, नॉन करंट एसेट में ऐड होगा, परचेज में से माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी, या एसेट में से माइनस हो जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड होकर उसमें भी तो माइनस ही होना है। ठीक है, अब एक और बात यहां पर, क्योंकि स्टॉक टेकिंग करते वक्त उसने कहा ये अमाउंट इन्वेंट्री के अंदर भी शामिल है, तो इन्वेंट्री में से भी तो माइनस होनी चाहिए ना। क्लोजिंग स्टॉक जो 530 मिलियन आया है, तो उसमें से भी तो, ये तो आपने एंट्रीज पास की है अभी, देखिए ये तो एंट्री समय लगी। ऑफिस मशीन डेबिट हो रही है, तो इसका मतलब है नॉन करंट एसेट में जाकर प्लस कर देना। ये देखें, उसने आपको फिक्स एसेट ना इकट्ठे दिए हुए सारे 150 मिलियन से, इसके अंदर जाकर ऐड हो जाएगा, परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन नहीं ली हुई थी, डेप्रिसिएशन में भी आएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो 45 की लिखी हुई अमाउंट, उसके अंदर इसकी डेप्रिसिएशन ऐड नहीं हुई, तो उधर भी जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले 45 माइनस करेंगे, 45 उसमें ऐड करके माइनस कर देना, ठीक है, उसके बाद उसके माइनस प्लस कर देंगे, ये जाएगा एक्सपेंस के अंदर, ये जाएगा एसेट में से माइनस होने। तो एसेट में से कैसे माइनस कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कर दो या एक्यूमुलेटेड एक्शन में प्लस कर दो, एक ही बात है। सर ये जो ऑफिस मशीन है, ये इन्वेंट्री में से नहीं माइनस होगा। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आपने परचेजेस क्यों लिखा? देखें, जो इन्वेंट्री आप लोग अपने इस्तेमाल में ले आओ, अपने इस्तेमाल में लेकर आते हो, उसकी एंट्री क्या पास करते हैं। जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो परचेज डेबिट और कैश या कुछ भी क्रेडिट। अब अगर जैसे हम चैरिटी के तौर पर इन्वेंट्री दे, ड्राइंग्स हो या और यानी बिजनेस के इस्तेमाल में लेकर चले जाओ, तो वो चीज डेबिट हो जाती है, परचेजेस क्रेडिट होती है एंट्री के साथ। हम ऐसा करते क्यों है, इसलिए करते हैं, परचेजेस हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या ये अब भी एक्सपेंस है, जब आपने वो सारी मशीनें खरीदी होगी परचेज में लिखी होगी, अगर ये परचेज में से माइनस नहीं करते, इसका मतलब वो एक्सपेंस में चली जाएगी। परचेज के अंदर इसको रहने देंगे, तो क्या ये अब भी एक्सपेंस है, अब तो ये क्या बन गया हमारा नॉन करंट एसेट। अब आगे वो कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, ये हमें पता चला। अब पेपर के अंदर ओरिजिनली क्या कहता है, वो कहता है यहां पर दोबारा एडजस्टमेंट में आए, कहता है ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग इट वाज नोटेड दैट। अब ये प्रॉब्लम है, क्या हम क्या ये अब जो ये इसके अंदर तो उसने क्लियर लिख दिया, अ फोटोकॉपी मशीन अपीयरिंग इन इन्वेंट्री, साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री के अंदर नजर आ रही है, इन्वेंट्री के अंदर लिस्ट के अंदर शामिल है, इसका मतलब इन्वेंट्री में से भी माइनस कर देंगे। ये जो 530 है ना, इसमें से भी माइनस। अब अगर ये लफ्ज ना लिखा होता
तो हम इन्वेंट्री से ना माइनस करते, हम ये कहते कि वो इन्वेंट्री से पहले ही माइनस हो चुका है। अगर ये ना लिखा होता, अगर सिंपल लिखा होता ना फोटो कॉपी मशीन बीइंग यूज्ड इन द ऑफिस, तो फिर सिर्फ ये एंट्रीज होनी थी। फिर तो सर वो सीधा डेट भी उसी हिसाब से मैम, फिर तो सीधा परचेज में। हाँ, अब क्योंकि उसने कहा कि इन्वेंट्री के अंदर अपेयर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है उसने इसको कंसीडर ही नहीं किया अभी तक फिक्स्ड एसेट का। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्रीज जो बनती है वो कर देंगे पास। क्लियर होगी बात। अब एक इफेक्ट, ये दूसरी एंट्री, और तीसरा क्या होगा, लेस फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से भी माइनस होगा, कितनी अमाउंट बना 0.78, क्योंकि वो इन्वेंट्री के अंदर अपेयर हो रहा है। अगर ये अपेयर के अंदर इन्वेंट्री ना होता तो ये इसको आप इन्वेंट्री में से माइनस ना करते और ये अज्यूम कर लेते कि वो इन्वेंट्री में से माइनस हो चुका है। पेपर में क्या करते, पेपर में देखते कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में से ये कोई अमाउंट माइनस हुई है तो हम भी माइनस कर देते, अगर माइनस नहीं हुई तो हम भी माइनस ना करते, क्योंकि ये पेपर में ऐसा सवाल आया हुआ है। और पेपर में जब वो सवाल हल करते हैं ना तो उसने क्लोजिंग स्टॉक से माइनस नहीं किया हुआ, इस जैसा सवाल है, ये नहीं है, तो क्योंकि उसके अंदर वो लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ अपेयरिंग इन द इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट की ये तीन बातें हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाली बात देखिए, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर है ही नहीं ये अमाउंट, आपने क्लोजिंग स्टॉक से निकाल के ऑफिस में रख दिया, जब क्लोजिंग स्टॉक नोट करने आए तो दो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर था ही नहीं, तो क्या फिर भी क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करेंगे? जब आपने काउंट करते हुए शामिल ही नहीं किया। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये आपका फर्नीचर है, ये सारी चेयर्स आपने सेल करने के लिए रखी हुई है, दो चेयर्स आपने ऑफिस में रख दी जाके, एसेट बन गया। अब आपने आकर काउंट किया तो वो दो चेयर्स काउंट होगी या नहीं? वो तो रहे ही नहीं। इसका मतलब है वो दो चेयर जो ऑफिस में चली गई वो आपने काउंट नहीं की, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक से दोबारा माइनस करने की जरूरत। लेकिन अगर आपने आकर काउंट नहीं की, बल्कि क्या किया, वहां से देखा रजिस्टर, उस रजिस्टर में देखा जैसे 60 चेयर्स है, और हमने उसमें कहा कि जी हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60 चेयर्स, हालांकि दो चेयर्स ऑफिस में चली गई थी। तो बाद में आपको पता चला कि दो चेयर्स ऑफिस में चली गई हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे। तो इसका इफेक्ट पता चल गया। देखिए, परचेजेस में से इसलिए माइनस किया क्योंकि अब ये परचेजेस नहीं रहा। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं रहा। अब दूसरी बात, जब इसको खरीदा था तो क्या परचेजेस में परचेजेस को डेबिट किया था या नहीं? इसका मतलब है ये परचेजेस के अंदर तो होगा, कंफर्म है। जब आपने ऑफिस मशीनें खरीद कर आए होंगे, क्या एंट्री पास की होगी, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। इसका मतलब है इसके अंदर परचेजेस के अंदर ये सारी अमाउंट्स थी। अब उसमें से अगर कोई चीज आप लोग उसको सेल ना करो, क्योंकि सेल करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है, एक्सपेंस बन जाता है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। अब ये हमारा एक्सपेंस तो नहीं रहा ना, तो क्या आप भी परचेज में रहने दें? इसका मतलब एक एंट्री पास करें, ये ओरिजिनल एंट्री यही है, ओरिजिनल एंट्री ये है। अब वो खुद कह रहा है कि ये अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक से निकाल दी, क्योंकि ये अब इन्वेंट्री नहीं बल्कि क्या है, काम किया क्या है भला, क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करके किधर लिख देंगे जाकर, नॉन करंट एसेट के अंदर। और परचेजेस में से इसलिए माइनस किया क्योंकि अगर परचेज में से माइनस नहीं करते तो ये फिर अदर एक्सपेंस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कितनी एंट्रीज बन गई, एक तरह की तीन एडजस्टमेंट हो। ठीक है, आगे चले फिर। ये जो आखिरी एडजस्टमेंट है ना, 0.78 ही ओपनिंग इन्वेंट्री में से माइनस होगा। नहीं 530 में से 530 में से, ये उसी की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। इस 530 के अंदर ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग इट वाज नोटेड दैट, ये 530 के बारे में बताया गया। ठीक है, नॉन करंट एसेट में इन्वेंट्री कितनी के उसमें 530 में से माइनस करना है। नॉन करंट एसेट में इन्वेंट्री तुम्हारा करंट एसेट होता है। हां, करंट एसेट, हाँ, उस वजह से माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं। ऐसा है, मैं ना आपको थोड़ा सा सोल्यूशन का भी वो एक बताता जाता हूँ। वैसे मैं कल कोशिश करता हूँ कि एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, मैं उसके अंदर ही प्लस माइनस कर दिया करूंगा एक, यानी वैसे तो आपके ना जो एडिशनल क्वेश्चन है ना उसके अंदर फॉर्मेट आई के हमने भी दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 में देखोगे ना तो उसने एक एंड पे फॉर्मेट दिया हुआ, फाइनल अमाउंट का अमाउंट नहीं लिखी हुई, फॉर्मेट लिखा हुआ। अब जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर सेल्स लिखे जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल होगा। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज आपकी कितनी लिखी हुई है पता है, परचेज ऊपर कितनी है
2141 21 तो 2141 माइनस 0.7 एक क्लोजिंग स्टॉक कितना है 530 माइनस 0.78 ठीक है। अब जब हम करंट एसेट लिखेंगे जाकर स्टॉक करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों यहां पर फिर आपके अदर एक्सपेंस में आ जाएगा डेप्रिसिएशन जहां लिखी होगी डेप्रिसिएशन जितनी भी लिखी होगी ना उसमें 0.039 ऐड कर देंगे। अब जब आप एसओएफपी बना रहे होंगे एसओएफपी के अंदर क्या करेंगे भला नॉन फिक्स्ड एसेट लिखे हुए हैं ना फिक्स्ड एसेट कितने हैं 150 उसमें प्लस कर देंगे 0.78 माइनस 45 प्लस 0.039 और फिर जब स्टॉक लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक उसमें क्या लिखेंगे 530 माइनस 0. ये सारी एडजस्टमेंट है इसकी ये प्रेजेंट करने का ठीक होगी बात। ये जी पहली एडजस्टमेंट आपकी हो गई। अब जो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करने वाला कंसेप्ट है ना ये आपने देखना है अपने सॉल्यूशन के हिसाब से आपके सॉल्यूशन में माइनस किया हुआ है तो कर देना नहीं किया हो ना करना ठीक है। आपके सॉल्यूशन में ऑप्शन होती है जब क्लोजिंग स्टॉक लिखना आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा 530 और फिर 530 में से अगर माइनस किया हुआ है 0.7 तो कर देना वरना नहीं। लेकिन ये दो एडजस्टमेंट जो है ये कंफर्म है जो आपको समझ भी लग गई है। हमारी एक इन्वेंट्री हमने अपने ऑफिस में रख ली पीपीई डेबिट मतलब नॉन करंट एसेट डेबिट परचेज क्रेडिट और फिर उसको डेप्रिशिएट भी कर दिया डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी ये बात सबको अब क्लियर है। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों पर जितनी एक तो जो बच्चे आए नहीं ना आज पता नहीं वो क्यों नहीं आए वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लालच में फिर रिकॉर्डिंग मिल जाती है टेंशन की बात नहीं लेकिन जो रिकॉर्डिंग का मेन जो प्रॉब्लम है ना वो सबसे बड़ा मसला है कि अभी हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप जाग जाएं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग की जो लेंथ है ना वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम डिस्कस भी साथ साथ करते हैं। तो इसलिए आप में से कोई बंदा इस तरह से लालच में ना बैठे कि जी घर बैठ के तो यहां पर भी तो तैयारी होती है घर बैठ के थोड़ी तैयारी होती है। घर बैठ के जितना टाइम क्लास वाला होता है वो जाया होता है। अब आपने संडे अपना देख लिया होगा सैरी करके सोए होंगे और कब उठे होंगे क्लास के खत्म होने के टाइम शायद उससे भी लेट इतनी लेट चलो क्लास के टाइम के बाद ही उठे होंगे नहीं उससे बहुत फिर आपकी अम्मा ने उठाया होगा। नहीं चले 4 कंप्यूटर वर फाउंड टू बी शॉर्ट 4 कंप्यूटर मिल ही नहीं रहे। It was discovered that these computer costing 0.32 million had been issued for the use of the proprietor family member. ड्राइंग्स क्या एंट्री होती है ड्राइंग्स की ड्राइंग्स टू परचेजेस। फिर भी बात अब मुझे बताएं देखिए आपका फाइनल अकाउंट का सवाल कभी जिंदगी में नहीं गलत हो सकता अगर आपको थोड़ा सा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है और ये चीज आपको ना सारी जिंदगी काम आएगी। ये पता चल गया फैमिली मेंबर वाले कंप्यूटर जो इस्तेमाल किए तो क्या एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स डेबिट परचेज। ये पेपर में एंट्री पास नहीं करनी बस दिल में पास करनी है दिमाग में पास करनी है और डायरेक्ट लिख देना है। देखिए ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा जाकर और परचेज में से माइनस हो जाएगा। अब दूसरी बात इसको क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस करेंगे अगर सॉल्यूशन में किया हुआ तो ये कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन की ना ऑप्शन गिवन होती है जैसे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे ना सर ये फिर तो मैं पहले सारा साल सॉल्व करना पड़ेगा तो फिर नहीं जैसे आपको ये पता यहां पर आ गया ना ये एक मैक्सिमम 3-4 एडजस्टमेंट होती है इसकी। जैसे यहां पर हमें एक डाउट आ गया ना कि हो सकता है ये क्लोजिंग क्योंकि उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनली क्या है भला ओरिजिनली इसको क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करते हैं जब ये पेपर में सवाल आया था ये आया था जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ के अंदर हुआ करती थी। अब आ गए पीआरसी के अंदर हम अब पीआरसी के अंदर मैंने जब सॉल्यूशन करवाया ना उसके अंदर आई कि आपने क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस नहीं किया हुआ। अब जब पहले था जो इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन उसमें माइनस किया हुआ लेकिन अब अगर आप माइनस नहीं करते या माइनस करते हैं दोनों केसेस में आपका बैलेंस शीट का आंसर बराबर आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने खुद बॉक्स को एडिट करना हो फिर नहीं ऑप्शन गिवन होती है उसी में से कोई सिलेक्ट करनी होती है ऑप्शन मतलब आपने खुद से क्या लिखना होता है ग्रॉस प्रॉफिट खुद से लिखना है नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टोटल जो जितने टोटल है ना वो खुद से लिखने हैं। बाकी जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक पे जाओगे ना एक बॉक्स होगा उसके ऊपर क्लिक करोगे नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे एक 530 लिखा होगा फिर किसी में ये हो सकता है 0.32 प्लस किया हो प्लस तो हो ही नहीं सकता अगर माइनस किए हुए वाली ऑप्शन है तो वो ओके है
फिर दोनों जगह पे उधर जब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें भी माइनस वाला और इधर भी माइनस वाला, और अगर यहाँ पे दोनों इग्नोर कर दे। अब पेपर में क्योंकि दो सवाल आई कैप ने ना अपने दो सोल्यूशन आई कैप ने भी दिए हुए हैं अपने फॉर्मेट के अंदर, वो भी मैं करवाऊंगा, उसके अंदर आई कैप ने माइनस नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर माइनस हुआ है सॉल्यूशन के अंदर तो फिर माइनस करना वरना ना करना, लेकिन ये एंट्री कंफर्म है। अभी हम करेंगे, अभी तो हम करेंगे क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम करेंगे। अदरवाइज पेपर में जाकर देखना कि अगर उसने किया हुआ तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। अच्छा ये क्या बात है, उनकी मर्जी का आंसर, उनकी मर्जी इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ना वो आई कैप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को ना रिलैक्स कर देता है, थोड़ा सा रिलैक्स से मुराद है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ा उसमें एक एंट्री आई कैप ने बहुत रिलैक्स किया हुआ है, वो मैं हालांकि उसको गलत समझता हूं, लेकिन आई कैप ने दे दिया बुक के अंदर तो उतनी के ज्यादा नहीं सोचना, तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आई कैप ने कहा ना सोचो, आप बस एंट्री सोच लो, तो एंट्री तो सबको समझ भी लग जाती है, और ये एंट्री अप्रोच ही आपको फाइनल अकाउंट क्या अकाउंटिंग में कामयाब कर सकती है। जब भी कहीं समझ ना लग रही हो ना क्या करना है, उसकी एंट्री पास करो, फिर देखो कि इसका डेबिट साइड क्या चीज है और क्रेडिट साइड क्या चीज है, तो आपका सवाल होता है। अच्छा ये दोनों ऑप्शंस के दोनों ऑप्शन नहीं होती, हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छा एक और बात भी ध्यान में, अब ना मैंने तो फाइनल अकाउंट करवाना है, आपके पास 2 दिन है, आज मैं आपको उसके शेयर कर देता हूँ असाइनमेंट उस चैप्टर्स की, नहीं 7 8 9 7 8 10, ठीक है ना, वो 2 दिन में कर लो, उसके सोल्यूशन कर लो, क्योंकि मैंने फाइनल अकाउंट करवाना है, जैसे जो 2 दिन में आपको हो जाएगा, फिर अगले 4 दिनों, क्योंकि मैं 15 तारीख तक आप लोगों का प्लान कर चुका हूँ, तो अगले 4 दिनों के अंदर मैंने आपको पिछले 3 चैप्टर भी रिवाइज करवाने हैं, और ये 2 दिन के अंदर आपके जब 4 सवाल हो जाएंगे ना आपको वैसी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर आपके अभी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे मुश्किल सवाल करवा रहा हूँ अभी, ये जो सवाल है ये जब पेपर में आया था तो बच्चों ने वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो एंट्री अप्रोच के साथ नहीं जाते। चलें जी, अब ये होगी एडजस्टमेंट होगी, समझ लगी, किधर किधर जाएगी, ड्राइंग में, और तीसरे नंबर पर है आइटम कॉस्टिंग 4.5 million were returned to supplier on 31st December 2015. The return was recorded in January 16. रिटर्न कर दी दिसंबर के अंदर, रिकॉर्ड कर रहे हैं जनवरी के अंदर, तो बताओ सही रिकॉर्ड कर रहे हैं या इसको जनवरी दिसंबर के अंदर ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, दिसंबर के अंदर ही रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न दिसंबर की है, तो रिटर्न की एंट्री पास कर दो। क्या होती है परचेज रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न डेबिट होता है क्रेडिट, तो अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 4. अब ये अकाउंट पेएबल में प्लस हो रहा है माइनस, अकाउंट पेएबल में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, अकाउंट पेएबल में से माइनस हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी डेबिट हो रही है, और परचेज में से भी, क्योंकि परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक वाला, अब या तो हम आई कैप को फॉलो करते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं करते, लेकिन मैं बताता तो जाता हूं, क्लोजिंग स्टॉक में से 4.5 मिलियन प्लस करेंगे माइनस, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, परचेज रिटर्न स्टॉक को कम करता है, सेल रिटर्न प्लस करते होते हैं, सेल रिटर्न प्लस करते होते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, लेकिन फिलहाल फिर हम ना एंट्री अप्रोच में जाते हैं, क्लोजिंग का स्टॉक का इफेक्ट बताते जाते हैं, करते नहीं, ठीक है। आखिरी एडजस्टमेंट, मतलब करेंगे क्लोजिंग स्टॉक नहीं, वैसे तो जो ओरिजिनल इसका सॉल्यूशन है उसमें तो किया हुआ है, जब आई कैप ने जब इसको मैनुअल पेपर में दिया था, लेकिन अब जो आपका सॉल्यूशन आई कैप ने दिया है ना अपने सॉफ्टवेयर पे, आई कैप ने दो सवाल दिए हुए, उसमें अंदर इस जैसा भी एक सवाल है, उसके अंदर आई कैप ने ना क्लोजिंग स्टॉक में प्लस माइनस चीजें नहीं की, तो अभी हम फिर नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए आपको। आगे लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू सेल वैल्यू कहते हैं या परचेज वैल्यू कहते हैं, इनवॉइस सेल वैल्यू होती है, और जब रसीद किसी को काट के देते हैं तो उसे ये नहीं बताते कि इसकी कीमत ये थी, मैं आपको इतने का बेच रहा हूं,
जो बिल होता है ना, बिल जो बना रहे होते हैं ना, वो किसका बना रहे होते हैं? सेल वैल्यू का। लिस्ट प्राइस हो या इनवॉइस वैल्यू, वो किसकी होती है? कहता है इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस हैविंग 2.4 मिलियन सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ऑन 31 दिसंबर 15। 2.4 मिलियन से ना हमने एक चीज बेची थी, वो उस वापस आ गई। कब वापस आई? दिसंबर 2015 के अंदर। अ क्रेडिट नोट वाज इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय एमटी ऑन 12 जनवरी। क्रेडिट नोट का मतलब है उधार में था, सारा क्या सिस्टम था? उधार में। द प्रॉफिट मार्जिन और दीन आइटम वाज 20% ऑफ कॉस्ट। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, अगर पहली बात यह है कि उसने सेल रिटर्न की एंट्री कब पास करा? 12 जनवरी 2016 को। हालांकि चीज तो वापस आ गई थी दिसंबर 2015 के अंदर। तो क्या करना चाहिए? उसे सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी चाहिए। किस वैल्यू से? 2.4 मिलियन से। आपको पता है सेल और सेल रिटर्न की वैल्यू, सेल और सेल रिटर्न की जो एंट्री होती है ना, वो सेल वैल्यू पे पास होती है बस। अदरवाइज बाकी इन्वेंट्री की जो भी एंट्री पास हो कॉस्ट पे होती है। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 2 सेल में से माइनस अकाउंट रिसीवेबल में। वैसे मुझे लगता है मैं एंट्री सिखा लूंगा, आप लोगों ने ना पोस्टिंग करते वक्त प्लस माइनस में गलती करते। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं हमारे रिसीवेबल। अब मैं बताने लगा हूं इसका पुरानी एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करना है। क्लोज, क्योंकि सेल रिटर्न से हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात है 2.4 मिलियन से नहीं करना है, तो इसकी कॉस्ट से करना है, क्योंकि स्टॉक हमारा किससे बढ़ेगा? कॉस्ट। तो इसमें ऐड इन स्टॉक। सीपीएस उसने दिया हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट। ज्यादा है ना सीपीएस? सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। 100 किसको रखो? एस को या सी को? ऐसे ही है। 2.4 को मैं डिवाइड कर दूंगा 120 पे और 100 से 2 आ जाएगा। तो 2 उसकी कॉस्ट थी। 2 मिलियन वाला स्टॉक हमने 2.4 मिलियन का बेचा था, वो आ गया वापस। एक तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करेंगे और दूसरा स्टॉक में 2 मिलियन से ऐड करेंगे। अब हम पेपर में देखेंगे, अगर सॉल्यूशन के अंदर उसने वाकई 2 मिलियन ऐड किया हुआ है तो हम भी कर देंगे, अगर उसने नहीं किया हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 2.4 मिलियन की एंट्री है ये तो पास करनी। देखिए सेल रिटर्न की एंट्री की समय लगी ये वाली। अब दूसरी बात यह है क्या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करना है या नहीं करना। अगर ऐड करना है तो 2 मिलियन से करना है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे हम करेंगे या नहीं। पहली बात तो यह है कि जो आई कैप का अपने वेबसाइट के ऊपर सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर उसने ऐड नहीं किया, लेकिन जब ये ओरिजिनल सवाल आया था पेपर में तब ऐड किया था और करना भी चाहिए। अब क्योंकि उसने आपको थोड़ा सा एक सॉफ्ट ऐड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप ऐड, क्योंकि आप सॉल्यूशन के अंदर ऑप्शन ही नहीं है तो आप कैसे खुद से करोगे खुद की। तो हाँ, अगर सॉल्यूशन के अंदर ऑप्शन है कि 2 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड हुआ है, फिर दोनों जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल वाला क्लोजिंग स्टॉक भी, क्योंकि वो दोनों सेम अमाउंट होती है। क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट एसेट वाला और वो जो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है वो दोनों हमेशा सेम अमाउंट होनी चाहिए। अगर सपोज 2 मिलियन हमारे करंट एसेट में से प्लस हुआ है, लेकिन वो जो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हमने चारों ऑप्शन देखी उसमें प्लस नहीं हुआ तो फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए ना। कुर्सी की तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मतलब आप लोग जब क्लिक करते हो ना 4 ऑप्शन आती है, तो 4 ऑप्शन में से हमने जैसे सेल्स हम लिखते हैं ना, हमारे पास सेल कैसे आती है मैंने पता है? सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड। सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड। हम एक बॉक्स हो जाएगा रेवेन्यू लिखा होगा, आप उस बॉक्स को क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आ जाएगी। एक ऑप्शन में सिर्फ सेल लिखा होगा, एक ऑप्शन में होगा कि सेल में से डिस्काउंट अलाउड माइनस हुआ होगा, एक ऑप्शन होगी जिसमें सेल में से डिस्काउंट अलाउड भी माइनस हुआ होगा और सेल रिटर्न भी माइनस हुआ होगा, और चौथी ऑप्शन होगी कि ये चीजें प्लस हुई होंगी। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही है? सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट। इसी तरह से फिर कॉस्ट ऑफ सेल का एक ही बॉक्स होता है,
जैसे ही क्लिक करोगे ना उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा। अब हमने देखना है कि अपने जो हमारा हमने सॉल्व किया हुआ है उसकी जो मैच कर रही होगी वो आंसर आ जाए। सर आप ये 33 सवाल करवाते हैं? बिल्कुल करवाऊंगा। आखिर जो 2 सवाल है ना हमारे 12वां और 13वां वो वही सवाल है और वो मैं आई कैप के सॉफ्टवेयर पे हल करवाऊंगा। ठीक है, अभी शायद इसके अंदर ना है नहीं, वरना मैंने ना उसको ना वैसे उसके यूट्यूब पर भी उसका सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो हम खुद पहले हल करेंगे फिर उसको देखेंगे। तो ऐड इन स्टॉक 2 मिलियन अगर किया तो लो मेरे भाई ये चारों एडजस्टमेंट होगी, एक नजर इसको पढ़े और दिमाग में उसका दोहराए। पहला 0.78 मिलियन की इन्वेंट्री ऑफिस में इस्तेमाल कर ली, एसेट में ऐड कर दूंगा, परचेज में से माइनस करूंगा, 3 महीने की उसकी डेप्रिसिएशन भी दूंगा, इन्वेंट्री में से माइनस करने वाली ऑप्शन भी दिमाग में रख। फिर जनाब 0.32 मिलियन के 4 कंप्यूटर वो ऑनर के बच्चे आए थे वो ले गए, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस ड्राइंग्स में ऐड करूंगा, परचेजेस में से अगर दिल किया तो क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस क्यों दिल करेगा, सोल्यूशन को देख के। फिर जनाब एक परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की थी, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न, अकाउंट पेएबल से भी माइनस करूंगा, परचेज रिटर्न से भी माइनस करूंगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हुआ है तो करूंगा वरना नहीं करूंगा। से रिटर्न हुई है लेकिन रिकॉर्ड अगले साल हो रही है, मैंने तो इसी साल करनी है, तो कैसे से रिटर्न में से सेल में से माइनस करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल से भी माइनस करूंगा, और 2 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक में वो मेरे पास ऑप्शन है। ठीक होगी बात, चलिए ये चारों एडजस्टमेंट हमारी होगी। आज जनाब डेप्रिसिएशन 20% किस लिए गिवन थी, वो 0.78 के लिए। नंबर 4, अब नंबर 4 पे है रिकवरी ऑफ 3.5 मिलियन अगेंस्ट डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रायर इयर्स वर क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर्स, एम्प्टी पॉलिसी इज टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स इज 3% बैलेंस। लो जी, इस सवाल के अंदर एक एरर भी है, नजर नहीं आता है, जरा गौर से देखें, पेपर में भी बड़े ध्यान से चीजें देखते हैं। A recovery of rupees 3.5 million against debts written off in prior years, क्या मतलब, बस इतना, क्या मतलब, ये 3.5 मिलियन क्या है, बैड डेट्स है, तो क्या बोला, बैड डेट्स रिकवर्ड हुए, ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश को डेबिट करते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड को। अब मुझे ना यहां तक लाइन पढ़ के बताएं, यहां तक कोई गलती तो नहीं हुई, क्या गलती है, उसने क्रेडिटेड टू डेटर, 3.5 मिलियन बैड डेट्स रिकवर्ड है, आगे क्या लिखता है, क्रेडिटेड टू डेटर्स, तो क्या डेटर्स को क्रेडिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड को। इसका मतलब है उसने डेटर्स को गलत क्रेडिट किया, क्रेडिट करने का मतलब क्या, वो कम किया हुआ या ज्यादा किया होगा, इसका मतलब है उसने 3.5 मिलियन से डेटर्स को कम किया हुआ है। हम क्या करें, ऐड कर देंगे डेटर्स के अंदर वापस, और ये अमाउंट जाकर बैड डेट्स में से माइनस करेंगे। अब वो बैड डेट्स जो रिकवर्ड होते हैं वो कहां लिखते हैं, या अदर इनकम में या एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, याद है कहां का लिखते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड या तो अदर इनकम में या एक्सपेंस में, जहां मर्जी लिख लो आपके पास ऑप्शन, लेकिन डेटर में से माइनस नहीं करना था। अब हमें क्या करना चाहिए, डेटर में वापस ऐड, और जाकर या एक्सपेंस में लिख दो या अदर इनकम में लिख दो, एक्सपेंस में से माइनस कर दो, सॉरी। तो इसकी एंट्री में अगर बनाना चाहूं तो क्या बनेगी, भला बैड डेटर्स को डेबिट कर दूंगा वापस। आप कहेंगे सर कैश को डेबिट कर, कैश डेबिट हो चुका है, भला असल में हुआ क्या, मामला क्या हुआ है। अगर मैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा बता दूं ना, एंट्री ओरिजिनल पास करनी थी कैश डेबिट, बैड डेट्स, एक्सपेंस या रिकवर्ड, कितनी अमाउंट से, उसने क्या कर दिया, कैश टू डेटर, उस असल ये हुआ है, लिखता है ना क्रेडिटेड टू डेटर, इसका मतलब है उसने डेबिट भी कुछ किया होगा,
तो डेबिट ठीक किया है। अब गलती कहां हुई? क्या कैश में गलती है? कैश तो 3.5 में से डेबिट उसने भी किया हुआ है, करना भी था। गलती कहां पर है? क्रेडिट करना था बैड डेट्स रिकवर्ड को, उसने किसको कर दिया? और जो गलत किया उसे तो सही करो। तो डेटर्स को वापस क्या कर दे? डेबिट। और किसको क्रेडिट करना था? बैड डेट्स एक्सपेंस को या रिकवर्ड को। कितनी अमाउंट से? तो ऐसी अमाउंट वैसे बहुत कम आता है पेपर में आप लोगों को, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने सॉल्यूशन यहां से उठाता है ना, तो हो सकता है वो ये चीजें दे दे। ठीक है, तो अब क्या क्या इसकी एडजस्टमेंट होगी? अब डेटर में क्या करूं? और इसके दो ऑप्शन है, या तो एक्सपेंस में माइनस कर दूं या अदर इनकम में ऐड कर दूं। जहां मर्जी देखूंगा, अगर सॉल्यूशन में दोनों ऑप्शन हैं तो कोई एक सिलेक्ट करूंगा। नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। सॉल्यूशन के अंदर अगर दोनों ऑप्शन है ना, कि अदर इनकम में भी ऐड किया हुआ है, एक्सपेंस से भी माइनस किया हुआ है, फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। और अगर गिवन ही एक है तो फिर उसी में लिखते हैं। ठीक होगी बात? अदर इनकम की हेडिंग का तो पता है ना कहां पर होती है, एंड पे। अब एक और एडजस्टमेंट इधर ही कर ले, बैड डेट्स वाली। थोड़ी नहीं समझ आई। देखें, ये समझ लागे। अब इसको किधर लिखना है? या तो एक्सपेंस से या अदर। तो जहां मर्जी लिख दो, लेकिन दोनों जगह नहीं लिखना। एक्सपेंस में करेंगे तो माइनस, और अगर इनकम में लिखेंगे तो डेटर्स में भी ऐड करेंगे। डेटर्स में ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि डेटर में उसने असल में उसे लिखना चाहिए था एक्सपेंस के अंदर, उसने डेटर से माइनस कर दिया। तो डेटर्स में तो जाकर वापस करेंगे क्योंकि उसने गलत कर दिया। और एक्सपेंस में माइनस एक्सपेंस असल करना एक्सपेंस में माइनस था, तो डेटर से माइनस नहीं करना चाहिए था। कहां से माइनस करना चाहिए था? एक्सपेंस में से। उसने डेटर से माइनस किया हुआ। एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा उसके बाद। एक्सपेंस में ऐड क्यों होगा? उसने डेटर से माइनस कर दिया, हमने वापस ऐड बैक कर दिया, गलती ठीक हो गई। अब उसकी सही ट्रीटमेंट बताएं कहां पर होनी चाहिए थी? एक्सपेंस में माइनस करना या अदर इनकम में? वो आप दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट कर दो। हाँ जी जनाब, अब आप लोग बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। मुझे बताएं कि आपके पास ब्रॉडर कितना है? 6। कैरिड ऑन 3% है। आए जरा, ये चीज भी बड़ा होशो हवास में अभी भी और पेपर में भी। आपके डेटर्स कितने हैं? ढूंढो जरा अपने अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। 200। अब इस 200 में पहले तो 2.4 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? फिर 3.5, ये 2.4 से रिटर्न वाली एंट्री नहीं की आप लोगों ने। आपको पता है जब भी पुर्लियां लेते हैं ना, सब कुछ करने के बाद ही पुर्लियां लेते हैं। एडिशनल बैड डेट्स वो माइनस कर देते हैं, कोई गलती कुताही हो, कमी कुताही हो, वो पूरी करके। कोई और कहीं अकाउंट रिसीवेबल आपका है? आपके पास ना एक शीट तो होती है ना वर्किंग के लिए, अब तो आपको पता है। उसके एक नुक्कड़ पे ना इसकी ना एंट्रीज लिख लेना। उस एंट्रीज में जाकर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज किस किस को अफेक्ट करती है। देखिए, अगर मेरे पास तो ये अभी मैंने अरेंज नहीं किया। आए जरा देखिए, आपका अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है, ये माइनस लिखा हुआ साथ। फिर इसके अंदर आपका अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है। डाटा या अकाउंट रिसीवेबल एक ही बात है ना। तो जनाब आए जरा, जब मैंने डेटर्स की अमाउंट लिखी तो कितने मेरे पास डेटर्स आ गए? नेट 201.1 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 6.033 6.033। बैड डेट्स तो कहीं नहीं बताए हुए थे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। मेरे पास SOPL में आएगा इधर। बैड डेट्स रिकवर नहीं आएंगे। हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड के 2 तरीके हैं। इसके अंदर लिख देंगे तो फिर दोबारा उसका कुछ नहीं करना, फिर वो एक्सपेंस में से माइनस होगा। इधर लिखने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस में से माइनस होना, क्योंकि ये एक्सपेंस क्या होता है ना, ये लेजर। और अगर बैड डेट्स रिकवर्ड इस लेजर के अंदर लिख दिया, फिर आपकी
अगली कोई काम नहीं करना, अदर इनकम में नहीं आएगा। फिर अदर इनकम में भी नहीं आएगा, फिर अदर अलग से एक्सपेंसिव बैलेंस भी नहीं होगा। ये काम ठीक है, लेकिन कुछ लेटर में लिख देते हैं। ठीक है। इसमें लिख देते बैड डेट्स रिकवर कितना लिखते होते हैं पता है? हैं। यस ब्रॉडर वाली साइड। अच्छा, सही रट्टा लगाया हुआ। 3.5 कितनी अमाउंट है? 3.5 अब क्लोज करेंगे तो हमारे पास एसओपीएल इधर आएगा, ये अदर इनकम में जाएगी। ये अदर इनकम में जाएगा। 3.467 3.4। 467। अब ये चला जाएगा अदर इनकम में, और ये किधर जाएगा? ये कैरी ऑन में से माइनस डेटर में से माइनस हो जाएगा। ये तो चीज आपके पास ना कम से कम बैलेंस और फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, और ये R2 के अंदर भी है, R1 के अंदर नहीं है, ये R2 के अंदर है बात दोबारा। ठीक है, और वहां पर भी बंदा इसी में परेशान होकर बैठा होता है, क्योंकि वो दरमियान में गैप आ जाता है ना 6 महीने। फिर डेटर में से 2.4 माइनस करेंगे, 3.5 ऐड करेंगे और ये भी ऐड करेंगे। हाँ, वो दोनों भी प्लस माइनस होंगे और ये माइनस हो जाएगा। डन, किधर कर दिया? डेटर डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री से मुराद क्या है कि हमने एंट्री पूरी बताएं, एंट्री पूरी बताएं। डेटर्स डेबिट किया था और बैड डेट्स ऐसे किया था। डेटर्स डेबिट हुआ तो डेटर में प्लस, बैड डेट्स क्रेडिट हुआ तो बैड डेट्स में क्रेडिट किया। दो लेजर में एक अमाउंट जाती होती है, एक एंट्री दो लेजर में जाती है, डेटर में भी गया और बैड डेट्स में भी आया। क्योंकि डेटर में क्यों लिखा? क्योंकि उसमें से उसने गलत माइनस कर दिया था। असल कहां लिखना था? यहां पे, तो उसने उधर लिख दिया, तो सही किया। उधर सही करने के लिए लिखा, इधर असल में लिखना था लिखा। अगर उधर लिख दिया आप कहे जी वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो लिखना था वो किधर लिखा है आपने? वो तो आपने गलती ठीक की है अभी। चलो जनाब, अब आपके डेटर्स की अमाउंट पता है कितनी जा रही होगी एसओएफपी के अंदर? मैं लिख देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट जा रही होगी 200 माइनस 2.4 प्लस 3.5 माइनस 6.0। ये है आपका अकाउंट रिसीवेबल जो एसओएफपी के अंदर नजर आएगा। और ये 3.467 किधर नजर आएगा? अदर इनकम के अंदर। या आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्सपेंसेस में से माइनस कर दो, एक्सपेंसेस की लिस्ट में से माइनस कर दो, एक ही बात होती है। 195.067 जो भी आ रहा है जी, किसकी 200 माइनस 200। देखिए 200 के आपके डाटा लिखे हुए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये 2.4 से रिटर्न वाला माइनस किया, 3.5 बाय डेट्स वाला जो गलत माइनस किया वो वापस ऐड बैक कर दिया, और ये कैरीड ऑन प्रोविजन वाला माइनस किया। बस ये अकाउंट रिसीवेबल के नाम से किस में जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट की हेडिंग के नीचे। इसके अलावा सेल्स के अलावा तो इसमें से माइनस कुछ नहीं होगा ना? किस में से? से रिटर्न नहीं, कुछ है ही नहीं, खुद से कुछ नहीं माइनस करना। एंट्री देखेंगे तो जो एंट्री जिधर जिधर जा रही है जिसको अफेक्ट कर ही करी जा रहे हैं। चले जी नेक्स्ट, पांचवा इंपोर्टेंट। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूरे ही मतलब ये है कि आपको 4 क्वेश्चन ना जान मारनी पड़ेगी, फिर ये आपको सही समझ लगना शुरू हो जाएगा। तो सही नहीं लगने, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और जब चीज रिपीट होती है ना फिर बंदे को ऐसा लगता है अच्छा पहले ये देखा होगा। रिव्यू ऑफ अदर इनकम, कहता है जी मैंने अदर इनकम का रिव्यू किया। होता क्या है, पहले ट्रायल बैलेंस बना होता है, सारा कुछ होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है क्या कोई गलती हो गई। कहते हैं रिव्यू किया अदर इनकम का, तो हमें पता चला ये पड़ी हुई है आपकी अदर इनकम जनाब। ठीक है, कहते हैं इसका हमने रिव्यू किया। अच्छा पहले ना इसका टोटल करके चेक कर लिया करें कि ये बराबर आना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर बराबर ना हुआ ना तो फिर आपका एसओएफपी कभी बराबर आ ही नहीं सकता। तो क्योंकि मैंने ना कुछ चीजें इसके अंदर खराब की हुई है। खराब से मुराद, क्योंकि जब पहले सवाल होता था उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हमारे सिलेबस में निकल गई, तो फिर उसकी अमाउंट तो मैंने इसके एडजस्ट तो कर दी थी, लेकिन हो सकता है टोटल करने में गलती हो गई हो या इस तरह का कोई मसला हो गया। वैसे कोशिश तो मैंने की थी कि गलती ना हो। जी जनाब, सर्विस फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर 15। रेंडर्ड का मतलब होता है अक्कर। कहता है सर्विस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर 15 बट इनवॉइस वर प्रोसेस्ड इन जनवरी 16।
कहता 1.2 मिलियन की सर्विस हमने 2015 में ही कर दी थी, लेकिन पैसे हमें मिल रहे हैं 2016 में। एक्रूड इनकम तो हो चुकी है, सर्विस रेंडर्ड बट नॉट इन 15, 16 में मिल गई है, लेकिन हम 15 तक है। क्या करेंगे? अदर इनकम में प्लस में माइनस, एक्रूड है, याद रखें जो एक्रूड होता है ना वो एसओपीएल के अंदर प्लस होता है और उधर एसेट या लायबिलिटी में जाता है, और प्रीपेड जिसका भी हो वो माइनस होता है। तो ये हो गया प्लस हो गया अदर इनकम के अंदर और करंट एसेट में चला जाए। एंट्री पास करने की जरूरत तो नहीं है इसकी। वैसे अगर इसकी एंट्री होती तो क्या होती? वो इनकम रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, सर्विस इनकम रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। हाँ ये वैसे याद है इसलिए मैं इसकी एंट्री नहीं पास करता। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, ऑन 1 अगस्त 2015, ये अच्छी चीज है। MT received an amount 1.8 million as 50% advance against maintenance contract covering period from 1st September to 31st May and was credited to other income. Was credited to other income का मतलब पता है क्या होता है कि other income में लिख दिया। क्रेडिट अदर इनकम को क्रेडिट करने का मतलब है अदर इनकम में ऐड कर दिया। The balance amount would be paid on the completion of the contract. हुआ ये दोबारा 1 अगस्त 2015, हमारा साल है या आपका साल है? हमारा साल 2015। MT को पैसे कितने मिले? क्या पूरे पैसे हैं या 50% है? 50% है। इसका मतलब है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत क्या होगी भला? 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन आपको कितने पैसे मिले? आधे। चलिए देख लेते हैं। और ये कब से कब तक के पैसे हैं? सितंबर 15 से लेकर, अब देखिए क्या ये पैसे हमारे सारे हमारी इनकम बनती है या नहीं बनती? सितंबर से काउंट करना शुरू करें कि है टोटल कितने महीने बनते हैं। मई तक जाए ना पहले तो 9 महीने, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। उसने हमें आधे पैसे दे दिए और हमने अदर इनकम में लिख दिए। ये अंग्रेजी से ये बात समझ लग रही है? उसने हमें 1.8 मिलियन दिया, हमने अदर इनकम में लिख दिया जो कि आधे पैसे हैं, मतलब 4.5 महीनों के। देख लेते हैं ना, 4.5 महीनों के पैसे हमने रिसीव कर चुके हैं और 4.5 महीनों के पैसे मिलने हमें 2016 के अंदर। हम देखते हैं क्या 4.5 महीनों के पैसे हमारी इनकम बनती कितनी है। अब अगर बनती है ना 4.5 महीनों की तो फिर तो ठीक लिखा हुआ है, इनकम में लिखा हुआ है, हमने भी 4.5 महीने काम कर दिया। अगर हमने काम किया ज्यादा तो बाकी हो जाएगी रिसीवेबल, अगर हमने काम किया कम तो हो जाएगी एडवांस। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने काम किया 4 महीने और पैसे लेकर बैठे हुए 4.5 महीनों के, अनअर्न्ड हो गया। एडवांस कितना है? सारा एडवांस है कितना? 6 महीने, अच्छा 15 दिन जी नहीं, मई तक। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पकड़ो 18 मिलियन, आपने 18 मिलियन में और दूंगा, आपने काम करना 9 महीने। अब अकाउंटेंट क्या देखेगा कि भाई मेरे साल के अंदर कितना टाइम आ रहा है, मेरे साल के अंदर कितना टाइम आ रहा है? 4 महीने। 4 महीने इनकम मैं आधी ले चुका हूं, मतलब 4.5 महीनों की। इसका मतलब है आधे महीने की इनकम एडवांस ली हुई है। अब मैं क्या करूं? 1.8 को डिवाइड कर दूं 4.5 पे। 4.5 पे क्यों? क्योंकि ये 1.8 टोटल कितने महीनों की इनकम है? 9 महीनों की नहीं है, 50% है। अगर आपने करना ना 3.6, उसको किस पे डिवाइड करोगे? 9 पे। इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो आधा महीना, या इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आएगा 0.2। तो 0.2 मिलियन आपकी जो असल इनकम बनती है ना, वो बनती थी 1.6 मिलियन 4 महीनों। और आपने कितनी ली हुई है? ली ही नहीं, बल्कि क्या किया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट वर रेंडर्ड इन दिस क्रेडिटेड टू अदर इनकम। आपने 1.8 मिलियन अदर इनकम में लिखा हुआ है, लेकिन आपका कितना बनता है? 1.6, मतलब 0.2 मिलियन एडवांस लिया हुआ। क्या करोगे एडवांस का? उधर डायरेक्ट 15.25 में से
0.2 माइनस और करंट लायबिलिटी। मेन इसमें से ये आइडेंटिफाई करना था कि एडवांस कितनी है। जैसे उसमें अक्रूड गिवन थी, इसमें हमने एडवांस खुद नहीं समझ लगी, तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आप पूछा करो, ये कभी भी ना सोचा करो कि आपको बाकी को समझ लग रही है शायद मुझे। देखिए हाँ, अगर आप फोकस ना करो फिर आपकी तरफ से ज्यादती, फोकस करो, नहीं समझ लगती। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, पीआरसी में जितनी मेहनत कर लोगे ना, जिंदगी आसान होगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे अकाउंटिंग आपको आती है, हालांकि यही सारी मेहनत होती है। तो आप ना घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर इन केस कभी कभी मैं आपको कोई गुस्सा से बात कर दूं तो मैं कर सकता हूँ गुस्सा, ये मेरा राइट है, ठीक है। तो उस गुस्से से कभी आप परेशान ना हुआ करो। जैसे आपके अब्बा जी कितनी दफा को गुस्सा करते हैं, घर छोड़ा आपने नहीं ना, तो इसलिए कोई टेंशन ना लिया करो। देखिए हम कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हुआ ये है 1 सितंबर 2015 को आपने एक एग्रीमेंट किया कि जी 9 मंथ का एक एग्रीमेंट हुआ। कब तक? 31 मई 16 तक। आपको उन्होंने 1.8 मिलियन दे दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कितना था? इसका मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्ट है टोटल 9 मंथ का, आपको उन्होंने आधे पैसे दे दिए, आधे टाइम पे। हाँ आधे 50% का मतलब क्या है कि आधे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे दिए। हमने देखा कि अच्छा टोटल फाइंड कर लो, जैसे मर्जी कर लो, टोटल कितना बनता? 3.6। अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट 9 महीनों के पैसे कितने बनते? 3.6। पर मंथ कितने बनते? इसको 4.5 पे डिवाइड कर दो या इसको 9 पे डिवाइड कर दो, 0. अब उसने हमें 1.8 मिलियन दे दिया। हमारे महीने कितने बनते हैं हमारे साल के? 4.5 नहीं 4। तो 4 महीनों की इनकम कितनी बननी थी? एक महीने क्या 0.4 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो 1.6, लेकिन उसने हमें 1.8 मिलियन दिया हुआ है और हमारी इनकम बनती कितनी है? 4 महीनों की 1.6। उसने जो एडवांस दिया है ना वो हमने सारा इनकम में लिखा हुआ है, हालांकि इनकम बनती कितनी है? 1.6। तो 0.2 एडवांस हो गया। तो 0.2 को अदर इनकम में से माइनस कर देंगे और जाकर करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। ओके चले जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रीपेड अदर इनकम में इसलिए माइनस किया क्योंकि एडवांस इनकम थी। एडवांस इनकम की यही तो होती है, इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करता हूं, ये मैं ऐसे वो कहते हैं ना बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये एडजस्टमेंट किसी को आती नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि लोग इस अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाए, कोई पास होता है फेल होता है। अगर रियलिटी में पढ़ाना शुरू कर देना सीए को सही तरह से, बच्चे के फ्यूचर को देके, देखिए सपोज दैट मैं आपको पास करवा देता हूं, मुझे पता है कैसे पास करवाना, इतने एक्सपीरियंस के बाद पता होता है। कैफ में आपको पास करवाता हूं और मुझे ये भी पता है कि जिस तरह से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मेरी तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन आपका सीए क्वालिफाई नहीं होगा, ये मुझे पता है। अब मैं अपनी बल्ले बल्ले की खातिर या शॉर्ट टर्म आपके फायदे की खातिर अगर आप क्वालिफाई ना यानी सीए इंटर कर जाते हो, आपको पता है, अगर आपको तो पता ही नहीं होता कैसे आपके साथ जुल्म करते हैं यहाँ पर कॉलेजेस, बल्कि आप खुद भी जुल्म करते हो अपने ऊपर। जैसे आज कुछ बच्चे जो नहीं आते वो अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि मैं प्रॉपर मेंटली तौर पर सेट तैयार होकर आता हूं कि आज ही फाइनल कौन पढ़ा। तो जुल्म ये होता है कि अगर आप देखो क्वालिफाई नहीं करते ना, सीए पूरा क्वालिफाइड नहीं बनते, आपको पता है आप मैक्सिमम प्रमोशन हासिल नहीं कर सकते कंपनीज के अंदर। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर ना कुछ ऑफिसेज हैं फॉरेन कंट्रीज के। अब वो फॉरेन कंट्रीज के ऑफिस है, बच्चे वहां पर काम करते हैं, जॉब होती है, वो ना रैंक करते हैं, उनके रैंकिंग का नंबर होता है S1, S2, S3। जब आप जॉब शुरू करते हो ना, आप S1 पे होते हो, आप 50 साल वहां जॉब कर लो, आप S2 से ऊपर नहीं जा सकते हो अनटिल एंड अनलेस कि आप क्वालिफाई ना करो, और सारी जिंदगी S2 में रहोगे। क्योंकि वो कहते हैं कि यार आप चाहे सीए क्वालिफाई कर लो या ACC क्वालिफाई कर लो, हमें आपकी डिग्री चाहिए, तब आप S3 पे जाओगे, वरना नहीं जा सकते।
तो मुझे पता है कि यार मैं अगर इनको इस तरह से पढ़ाऊं कि जो इनके कैफ तक तो पेपर पास हो जाएंगे, लेकिन आगे इनके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो तब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का टाइम ही नहीं होता, तब कॉन्सेप्ट मान ही नहीं सकते क्योंकि सारा दिन तो फॉर्म में बंदा गुजार के आता है। तो अगर मैं आपको सिर्फ पास करवा दूं कि चलो जी ये पकड़ो असाइनमेंट, ये सवाल याद कर लो, पेपर में आने के चांसेस हैं, आप में से 80% बच्चे पास हो जाएंगे, और ये मैं ना मेहनत करूं इतनी, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन वो जो जुल्म हो जाएगा ना आपके साथ, वो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊं। तो इसलिए इसको ना ऐसे कैजुअल ना लो। अगर मैं इतनी स्ट्रगल या मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कोशिश करिए। अगर हम 20 नंबर का ये छोड़ भी देना, 80 नंबर से पास हो जाएंगे। आपके 80 में से 50 नंबर आने के चांसेस हैं। जितनी ये मेहनत इस पे कर रहे, ना करें, छोड़ दे इसको, फिर भी आ जाएंगे। लेकिन इसको छोड़ना मतलब मैंने आपके ऊपर जुल्म कर दिया। और अगर आपको कभी कोई मशवरा दे कि ये टॉपिक छोड़ के चले जाओ, तो मतलब ये गलत है। पूरी तरह सीख के जाओ, और आपके सामने ही है कैसी कैसी चीजें आपके दिमाग में अब आएंगी जो पहले अकाउंटिंग में, पूरी अकाउंटिंग में नहीं है ये चीज। ये जो चीज है अक्सर लोग वैसे ही उन्होंने अपने सवाल से निकाल दी है। क्यों? क्योंकि हालांकि ये चीज मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं कहता हूं कि मैंने स्टेशनरी खरीदी, कहां लिखूंगा? अदर एक्सपेंस में। पता चल गया। अब मैं सिनेरियो बनाकर सिखाता हूं तो कोई लम्हा मिस नहीं करना। मैंने 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, मैंने कहा कि ये सारी इस्तेमाल नहीं हुई, 20 रुपए की स्टेशनरी अनयूज रह गई, तो क्या फिर भी सारा 100 रुपए में एक्सपेंस में लिख दूं? फिर मैं क्या लिखूं? 80 रुपए एक्सपेंस लिखूं और 20 रुपए कहां लिखूं? करंट एसेट के अंदर, प्रीपेड के नाम से। प्रीपेड हुआ ना, ये एक तरह का प्रीपेड हो गया, एक तरह का। अब अगर 100 रुपए की स्टेशनरी या सप्लाईज या लूज टूल्स, कोई भी चीज मैं कह दूं, 100 रुपए की परचेज की, अगर सारी इस्तेमाल की तो एक्सपेंस कितना जाएगा? 100 रुपए। अगर मैंने कहा जी 100 रुपए की परचेज की, यूज की 80 की, अनयूज कितनी? 20 की, तो फिर एक्सपेंस में कितना जाना चाहिए? और अदर इनकम, सॉरी, करंट एसेट में कितना चाहिए? अगर पेपर में ये आ जाए कि जी उसने 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, सारी की सारी एक्सपेंस में लिख दी, तो गलती हो गई। हालांकि 20 रुपए की अनयूज भी थी, गलती होगी। क्या गलती होगी? उसने 100 रुपए के एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए। 20 रुपए एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और कहां लिख देंगे? करंट एसेट। अब आज थोड़ा और कहता हुआ ये सही क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जिसको सेल करने के लिए रखा हो। ये सेल तो नहीं, ये तो इस्तेमाल करने के लिए रखा होता है, ये यूज के लिए। अब एक और सिनेरियो बनाते हैं, ये इसको समझा करो जैसे प्रीपेड है। मेरे पास ना ओपनिंग स्टॉक था, किसका? इन्वेंट्री का नहीं, स्टेशनरी का या सप्लाईज का, 20 रुपए का। ठीक है, मैंने परचेज किया 100 रुपए का, मेरा क्लोजिंग स्टॉक अनयूज रह गया 30 रुपए का। बताओ मुझे एक्सपेंस में कितना लिखना चाहिए? पिछले साल मेरे पास अनयूज पड़ी थी 20 रुपए, 100 रुपए की खरीदी, क्लोजिंग स्टॉक रह गया 30 रुपए का, तो मुझे एक्सपेंस में कितना लिखना चाहिए? 90। पता चल गया। जो पिछला है वो भी एक्सपेंस बन गया, इस साल का भी एक्सपेंस, वो रेंट वाली बात है ये। और जो अनयूज बच गया वो माइनस कर दो तो कितना आ गया? 90। एक और केस बनाने लगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 20 का, मैंने परचेज किया 100 से, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया 5, मैं कितना एक्सपेंस में लिखूंगा? 115। अब आप जरा गौर तो फरमाए, इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों के रिलेशन में एक खास बात है। 20 और 30 के दरमियान क्या फर्क है? 10 का। और इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब जितना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का फर्क होता है ना, उतना ही यूज में और एक्सपेंस, यानी यूज में और परचेज में फर्क होता है। अब यहां पर देख लें, 20 और 5 में कितना फर्क है और इनमें कितने का फर्क है। लेकिन एक और खास बात भी है,
अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बचता है तो मेरे एक्सपेंस कम होते हैं। वो याद रखो, हमने एक सवाल किया था, अगर जी अक्रूड का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो ओपनिंग से, तो बताओ पेड ज्यादा होते हैं या एक्सपेंस ज्यादा होते हैं? याद है सवाल? ये बिल्कुल वही है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ये प्रीपेड है, इसका मतलब है परचेज किया ज्यादा, एक्सपेंस हुए कम, क्योंकि ज्यादा प्रीपेड बच गया। और अगर आपका प्रीपेड कम बचा, इसका मतलब है परचेज किया कम और एक्सपेंस ज्यादा हो गया। ठीक, देख रहे, आपका क्लोजिंग स्टॉक 5 हुआ, 20 से 5, 100 से 115। ठीक है, अब पेपर वाला सवाल करवाने लगो। ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि पेपर में सवाल ये आया कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग और ये इसके क्लोजिंग के कंपैरिजन में देखेंगे कि हमारा ज्यादा बच रहा है। नहीं, वैसे तो ये फार्मूला ये लिख देना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, हमारा एक्सपेंस आ जाता है। ये फार्मूला तो यही है, लेकिन ये एक वैसे जजमेंट है कि अगर मेरा क्लोजिंग ज्यादा आएगा, जिसका मतलब मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट माइनस हो रही है प्रीपेड की। एक्रूड का उल्टा होता है, क्योंकि एक्रूड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस में ऐड, और प्रीपेड क्या होता है, एक्सपेंस में से माइनस। अगर क्लोजिंग प्रीपेड ज्यादा है तो माइनस भी ज्यादा होगा, और ज्यादा अमाउंट माइनस होगी तो एक्सपेंस कम हो जाएंगे। पेपर में सवाल आया, कहता है सपोज, इसी को मैं बेस बनाता हूं कि भाई साहब मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक 20 पड़ा था, क्लोजिंग 30 पड़ा हुआ है। ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ था 20, क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है? 30। और हमारे आईकॉम अकाउंटेंट ने जितना खरीदा उसको एक्सपेंस में लिख दिया, जितना खरीदा उसको एक्सपेंस में लिख दिया। गलती की या नहीं? अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना होता पेपर ठीक था कि जितना खरीदा सारा इस्तेमाल हो गया, लेकिन अगर कुछ बच जाए तो इसका मतलब है जितना खरीदो सारा एक्सपेंस में नहीं लिखते। अब जरा इस एडजस्टमेंट को देखें। ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस। क्या कह रहा है कि जितना खरीदा, पता नहीं कितना खरीदा, लेकिन उसने बता दिया। आगे देखिए, unused office supplies at the beginning and closing 0.45 million and 0.6 million। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं 20 और 30 वाली, एक्सपेंस में लिखना चाहिए था 90, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है ना 0.45 से 0.6, मतलब 45 से 60 कह दें फिलहाल, 45 से 60 है, तो क्या जितना खरीदा था सारा एक्सपेंस में लिखना था या 15 कम करके लिखना था? उसने सारा लिख दिया। अब हम क्या करें, 15 एक्सपेंस में से माइनस कर दें और ऑफिस सप्लाईज में जाकर, बात समझ गए हो? तो अगर जब कभी, ये वही बात है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, एक्रूड का हो या प्रीपेड का। देखिए उसने कहा, सवाल देखिए, ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड, मैं एक दफा दोबारा साफ सुथरा करके दोबारा खराब करता हूं। देखिए, ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है, जितना खरीदा ड्यूरिंग द ईयर सारा एक्सपेंस में लिख दिया। हालांकि अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज एट द बिगिनिंग एंड क्लोजिंग 0.45 मिलियन एंड 0.6 मिलियन। हालांकि उसने हमें ये नहीं बताया कि ऑफिस सप्लाईज खरीदी कितनी थी। अब ना बताए, हमें तो पता होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस परचेज और एक्सपेंस का डिफरेंस बराबर होता है। क्लोजिंग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है परचेज ज्यादा किया होगा, एक्सपेंस में कम, लेकिन उसने ज्यादा एक्सपेंस में लिख दिया। कितना ज्यादा लिखा होगा इन दोनों का डिफरेंस? 0.15। अब हमने सिर्फ 0.15 को एडजस्ट करना है। किधर 0.15 लिखना है, एक्सपेंस में जाकर प्लस करोगे माइनस कर देंगे और करंट एसेट में जाकर ऐड कर। इस पूरी एडजस्टमेंट में करना सिर्फ 0.15 का ही रोल है बस, और किसी का रोल नहीं, क्योंकि एक्सपेंस पहले लिखे हुए हैं, ज्यादा लिखे हुए, माइनस कर देंगे और करंट एसेट में 0.15 मजीद जाकर ऐड कर। एक्सपेंस में से माइनस हो जाएंगे, एक्सपेंस में से माइनस होगा, क्योंकि ये वाला केस बन रहा है, ये वाला और परचेज उसने ये अमाउंट एक्सपेंस में लिख दी थी। लिखनी कौन सी अमाउंट थी? अच्छा, मैं एक वही वाली बता देता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0.45
परचेज कितना है 100 या 1 कहते, इसको 0.45 को ना मैं फिर 45 लिख रहा हूँ। 100 कैरिड ऑन कितना है 60, 60%. ये दोनों प्लस और ये एक्सपेंस में कितना आना चाहिए 85। अब एक्सपेंस में जाना चाहिए था 85, उसने कहा इसको उसने एक्सपेंस में लिखा हुआ है, यही लिखा है ना, परचेज को उसने एक्सपेंस में लिख दिया डायरेक्टली, तो लिखना कौन सा चाहिए था 85। इसका मतलब है उसने कितना एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है 15 से 0.15 से। तो हम क्या करेंगे, जहां उसने एक्सपेंस लिखे हुए हैं 15 से माइनस करके और ये किस में ऐड कर देंगे करंट एसेट के। और जब कभी ऐसा वो कह देना, ये पेपर में सवाल आ सकता है कि जनाब ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस इतना है, उसने परचेज को एक्सपेंस में लिख दिया, तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड का ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब प्रीपेड माइनस होते हैं, ज्यादा माइनस होना चाहिए था, तो कितना ज्यादा इन दोनों का, हाँ वो कम भी कर सकता है पेपर में, कम करेगा तो एक्सपेंस में ऐड, ज्यादा करेगा तो एक्सपेंस में से 0.15 हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया था जो उसने डायरेक्टली एक्सपेंस में डाल दिया। नहीं, उसने 100 का खरीदा, हालांकि उसमें से 15 बच भी गया था, तो उसने 100 का 100 एक्सपेंस में ले लिया, तो उसमें से माइनस करके, हाँ अब आप जो दिमाग में कंफ्यूजन आती है ना वो आप डिस्कस करो। नहीं परचेज, तो परचेज में तो ऑफिस सप्लाईज होगा ही नहीं ना, अदर एक्सपेंस के अंदर होगा, तो अदर एक्सपेंस के अंदर जिस एक्सपेंस के अंदर होगा ना उसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर एक्सपेंस में 15 ऐड कर देते, ऐड इसलिए करते, अगर ये 60 होता, ये 100 होता और ये 45 होता, आंसर पता क्या आना था 115, उसने तो ये एक्सपेंस में लिखा हुआ है, लिखना कौन सा चाहिए था 115, तो फिर एक्सपेंसेस में ऐड और एसेट में से माइनस, एक्सपेंसेस में ऐड और एसेट में से, हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कम या ज्यादा, हाँ उसका डिफरेंस लेना होता अगर इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा एक और बात मैं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा, ताकि आज ना इतना बर्डन इतना ही होना चाहिए कि जितना काबिल बर्दाश्त हो। वो एक और बात भी है फाइनल अकाउंट की, एक तो ना एंट्री अप्रोच, और एक ये चीज है, और एक और चीज भी है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, अभी इस सवाल को पूरा करते हैं। पॉइंट नंबर 7 मेरे ख्याल में लास्ट है ये इस सवाल का। द बैंक लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 15। 1 अप्रैल 15 हमारा ईयर का स्टार्ट क्या है 1 जनवरी। इसका मतलब है लोन कब लिया, आज से 9 महीने पहले, आज से 9। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसको भी लिखो इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट, ये ना परेशान ना हो, जैसे 4 सवाल हो जाएंगे ना फिर बस वो 4 सवाल ही रिपीट होने शुरू होते रहेंगे, कोई नई बात नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ 4 सवाल बहुत अच्छे करने हैं, और ऐसे करने हैं कि अंग्रेजी पढ़ के ना दिमाग में एंट्री है और एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। मैं भी कोशिश क्या करूंगा, क्योंकि हमारे पास आप टाइम नहीं है कि मैं कल आपको आकर आप लोग सोल्यूशन करना, तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि रात के 12 बजे तक ना आप लोगों को इसका सोल्यूशन खुद से हल करके शेयर कर दूं, लेकिन उससे पहले मतलब आप ये हल तो कर लोगे, और मैं क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस नहीं करूंगा, बल्कि मैं कर दूंगा। चलो एक ही काम करते हैं, ना करना आप भी ना करना, ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ जो सवाल आया हुआ था पेपर में, जब मैनुअल में आया था तब हुआ था माइनस, लेकिन जब मैंने ICAP का सोल्यूशन देखा ना इसका सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके ऊपर नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ICAP ने कहा कि थोड़ा रिलैक्स कर दिया, ठीक है। तो आपने अपना सोल्यूशन करना, सोल्यूशन किए बगैर सवाल ना देखना, ठीक है, क्योंकि वैसे मैंने इनको हल तो करना ही था, काफी दिन हो गए ऐसे स्टूडेंट से मैं हल करवा देता हूं, मैंने कभी सोल्यूशन नहीं बनाया, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस अटेम्प्ट के बाद ना सारी बुक्स के कैफ के भी और सबके अब सोल्यूशन, क्योंकि एक मजबूरी बन गई है मार्केट में सर्वाइवल के लिए। क्योंकि मैं अगर कहूँ ना कि ठीक है जी मैं ठेकेदार हूँ कि जी सबको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, लेकिन कॉलेज का नुकसान होता है इससे, वैसे ना मार्केट के हिसाब से भी चलना पड़ता है, वरना ये सारी जो फाइनल असाइनमेंट है इसका सोल्यूशन नहीं था, और फाइनल असाइनमेंट थी ही मेरी बस, लेकिन सबने कॉपी करके सोल्यूशन दे दिया। अब लोग समझते शायद असाइनमेंट है ही उनकी, वो तो तब पैदा ही नहीं हुए थे जब मैंने असाइनमेंट बनाई, और इसका सबूत है गूगल के ऊपर। अब गूगल के ऊपर जाए, वहां पर मेरा नाम लेकर आगे फाइनल असाइनमेंट लिखी तो आपको 2015 की असाइनमेंट मिलेगी। अब 2015 में मैंने वो असाइनमेंट बनाई थी, आप कोई भी बंदा, कोई भी टीचर, किसी एक बंदे की भी जितनी भी असाइनमेंट आया ना वो 2015 के बाद की होगी, तो मेरे को कहां से आई,
2015 से एक बंदे की मुझे कोई असाइनमेंट दिखा दे, एक सिंगल बंदा। लेकिन वो बाद में हुआ क्या कि अब ना मैं कितना कोशिश कर लूं, बस एक ही हल है कि आप लोगों को यहां पर मेहनत करके आप लोगों को ग्रूम कर सकते हैं। अब वही मार्केट के हिसाब से भी जाना है, क्योंकि जब ऑनलाइन बच्चा तो इधर आ ही नहीं रहा है ना, उनको भी तो पढ़ाना है अब हमने, तो अब वो दोनों तरीकों को देखना है। तो इसलिए मैंने अब तकरीबन सारे सोल्यूशन आ जाएंगे मार्केट में मेरे भी, और वो सबसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से करवाता हूँ ना वो कोई भी नहीं करवाता। वैसे अकाउंटिंग है, कॉस्ट, खासतौर पर कॉस्ट अकाउंटिंग, बाकी तो चीजें बच्चों वाली है, कॉस्ट अकाउंटिंग में बिल्कुल डिफरेंट वे से करवाता हूँ। इवन कि आई कैप का सोल्यूशन भी ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ठीक होता है। चलिए अब आ जाए, इंटरेस्ट इज पेएबल एट 10% पर एनम और 6 मंथली बेसिस एंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पहले इस अंग्रेजी का मतलब मैं सिखाता हूं। कहते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, पे करते हैं, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, पे करते हैं। ओके, इसका मतलब है जो ऊपर पेड है ना वो 6 महीने का, अभी 6 महीने का नहीं है, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करता है ना वो। 1 अप्रैल में लिया होगा, 6 महीने तो हमारे साल के अंदर पूरे हो गए होंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट पे हो गया। अब अगला 6 महीने का इंटरेस्ट गुजरते, इसका मतलब है 3 महीने का इंटरेस्ट अभी अनपेड भी होगा। ये कहां से पता चला? इस लाइन से। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं 10% पर एनम ऑन 6 मंथली बेसिस एंड रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 1 अप्रैल का वो पे करेगा तकरीबन 30 सितंबर को, लिख भी देगा, और आप देख लो जाके 6 महीने को इंटरेस्ट आपका लिखा भी हुआ है। अब ऊपर जाओ जरा, ये जो आपका इंटरेस्ट बनता है ना 8 मिलियन, ये 6 महीनों का है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना, 8 आ रहा है ना, लेकिन इंटरेस्ट बनता तो 9 महीनों का है, 3 महीने का रूट होगा, 3 महीने का एक रूट है। हमारा तरीकाकार क्या होता है भला? हम करते ये हैं, लोन की अमाउंट कितनी है? 200, 160 और रेट क्या है? 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12 बन गया ना। इंटरेस्ट बनता 12 है, लिखा 8 हुआ है। इसका मतलब है 4 मिलियन का इंटरेस्ट अनपेड है। क्या करोगे उस 4 मिलियन का? ऐड 8 मिलियन और करंट लायबिलिटी, किस नाम से? इंटरेस्ट पेएबल के नाम से। इसमें 12 नहीं बल्कि क्या करोगे? 4 की एडजस्टमेंट करोगे, 4 की 2 शाखें, एक प्लस करोगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर 8 के अंदर, और दूसरा कहां पर लिखोगे? करंट लायबिलिटी। 4 को 8 तो नहीं। देखिए आपके पास 12 मिलियन बनता है इंटरेस्ट 9 मंथ का, लेकिन 6 महीनों का पेड है, 3 महीनों का अनपेड है। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है उसको क्या करते हैं? एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। अब आखिरी बात क्लियर हो गई? अब इस बात को क्लियर करें। कहते हैं 5 बराबर किस्तों में लोन पे करना है। कितनी बराबर किस्तों में? 160 मिलियन को 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं हर किस्त कितनी बनती है। 32। कब पहली किस्त पे करनी है? पहली कब से शुरू करना है? 1 अप्रैल को तो लिया 2015 में, तो पहली किस्त कब बन रही है? मार्च। कहते हैं हर साल के मार्च में पे करना है। क्या 2015 के मार्च में भी पे होगा? कैसे पे होगा? 1 अप्रैल को तो ले रहे हैं, तो पहली किस्त कब बनेगी? 31 मार्च 2016। कितनी अमाउंट की भला? 32 मिलियन की। आपका ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2000। तो जरा गौर फरमाइएगा, आप मुझे बताएं 160 मिलियन सारे का सारा मैं नॉन करंट लायबिलिटी में लोन लिखूं या 32 करंट लायबिलिटी में लिखूं और 128 या जो भी बनता है वो नॉन करंट में लिखूं? आपका बनता है सारा 160 मिलियन लोन। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एसेट लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ पे करनी हो वो करंट लायबिलिटी होती है, और बाकी कितनी बनती है? नॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे बताएं 160 मिलियन, किस डेट को सोचना कब है? टाइम किस दिन से शुरू करना है? नहीं, आपने जो आपका ईयर एंड है। अब मुझे बताएं इस ईयर एंड को ना आपका लोन है 160 मिलियन, ठीक है? इसमें से 31 मार्च 2016 को एक किस्त देनी है, तो किस्त कितनी बन रही है? 32।
अब इस दिन से लेकर इस दिन तक लेंथ, टाइम ऑफ लेंथ देखे तो कितने बनते हैं? 3 महीने। तो जो 3 महीनों के अंदर लायबिलिटी पे करनी होती है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, वो तो करंट लायबिलिटी होती है। जो लायबिलिटी 12 महीनों के अंदर आए, किस दिन से शुरू करने निशा 12 महीने काउंट करना? उसी साल किस डेट से? जब ईयर कौन सा साल? उस साल का ईयर एंड, उस साल का। उसके बाद देखिए अगले 12 महीनों के अंदर कोई लोन की किस्त पे तो नहीं करनी। अगर पे करनी आ रही है तो करंट लायबिलिटी, नहीं आ रही तो नॉन करंट लायबिलिटी। अब बताएं एक किस्त आ रही है ना अगले साल, तो आपने क्या करना है? नॉन करंट लायबिलिटी में जब लिखना है ना लोन, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन 160 में से 32 माइनस किया 128। फिर जब आप करंट लायबिलिटी की हेडिंग लिखोगे ना तो उसमें लिखोगे करंट लोन, इसे बोलते होते हैं वैसे करंट मैच्योरिटी लोन। कितना लिखेंगे? अब जो बंदा इधर ही 160 लिख देगा, आंसर तो उसका फिर भी बराबर आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत होते। तो जब भी आपने लोन किस्तों में देना हो, आखिरी बात करने लगा हूं, जब भी लोन किस्तों में देना हो उसमें देखना है कि अगले 12 महीनों में कोई किस्त पेबल तो नहीं आ रही। अगर कोई आ रही है तो वो किधर लिखनी है? करंट लायबिलिटी के अंदर, और बाकियों को किसके अंदर लिखना है? नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? ईयर एंड के बाद जी इफेक्ट हो गए। 128 नॉन करंट लायबिलिटी में प्लस करना है, उसमें लिखना है, और 32 करंट लायबिलिटी में जाकर लिखना है। इफेक्ट हो गया बराबर। यानी आपने अगर कोई भी लोन इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो आपने देखना है नेक्स्ट 12 मंथ में कोई इंस्टॉलमेंट पेबल तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उसको कितना लिखना है? करंट लायबिलिटी में, बाकियों को नॉन करंट लायबिलिटी। जी इंटरेस्ट और बैंक लोन, देखिए आपका 160 का बैंक लोन था तो उसके ऊपर रेट क्या था? 10%। महीने कितने बनते थे उस साल के? आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा था? हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो 8 मिलियन लिखा हुआ है, 4 मिलियन का पेएबल है। अब उस 4 मिलियन को क्या करेंगे? अदर एक्सपेंस में ऐड, फाइनेंस कॉस्ट में, और करंट लायबिलिटी वो इसके अलावा है, इस 32 के अलावा है, वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी। ये लोन करंट पे करने के अगले 12 महीनों के। करंट लायबिलिटी में माइनस हो जाएगी क्या? 4 प्लस होगा करंट लायबिलिटी में जी। क्यों बोला प्लस होगा? क्योंकि वो पेएबल है। 8 पे कर दिया है, 4 अभी पे करना है, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा करंट। 32 यहाँ पे से ही इस साल का बनता था 32। ये अगले 12 महीनों के अंदर पे करना है, किस्त पे करनी है। लोन की किस्त अगले 12 महीनों में कोई पे करनी हो ना, वो करंट लायबिलिटी करनी है, क्योंकि डेफिनेशन यही है ना, अगले 12 महीनों के अंदर। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा ना, तो वो जो डिफरेंस होगा ना, वैसे आप लोग सवाल करना शुरू कर देना, तो जो कोई डिफरेंस होगा ना तो वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक, क्योंकि मैं फ्री 4 बजे होता हूँ, फिर अफ्तारी के बाद ही टाइम मिलेगा। सर असाइनमेंट फाइनल वो सबके पास ही है यस है। कौन से सर? फाइनल चैप्टर असाइनमेंट। वाइज है हाँ वो तो है हमारे पास। तो बस फिर और कौन सी चाहिए? सॉफ्ट कॉपी शेयर करते हैं ना, नहीं करनी लाइब्रेरी से, चले मतलब नहीं की जगह से सर गुम हो जाती है। टाइम हो गया। जी सर हो गया सर। वो जो क्वेश्चन बोले थे वो करवा दें। कौन से क्वेश्चन? वो एक तो वो टेस्ट वाला 29 वाला और एक क्या? अच्छा आपने ना ये क्वेश्चन कौन सा था भला? तीसरा और चौथा दोनों करके आने हैं। तीसरा चौथा हाँ जी। और कल टेस्ट नहीं करना इन्वेंटरी का। इन्वेंट्री का टेस्ट आप रहने दो। आप ऐसा करो कि सर मेरा फिर लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। लेक्चर कंप्लीट करके ना अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर ना उसकी वो असाइनमेंट पूरी करो, जी सर। ठीक है? जैसे आपकी असाइनमेंट पूरी होगी और आपके पास हद जो टारगेट है ना वो बुध तक है, बुध के बाद में, बुध तक आप वो 3 चैप्टर ओके करो, ठीक है? और बात जी असाइनमेंट कौन सी है?